ना पाकिस्तानी आए हैं। हेलो। आदाब हेलो। गालिब भाई, आवाज़ मेरी आ रही है? आदाब, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? आपकी आवाज़ बड़ी कम है यार। आप ठीक थोड़ा है? सा कोई माइक एडजस्ट करें। आप कुछ ठीक है? बेहतर हुई है। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। अ, अब और क्या अब हाल है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? ज़बरदस्त। अच्छा, हुँ। क्या बात करेंगे? बातें तो थीं लेकिन चलें क्या नाम है उसका इसी जो आपका टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन था वो मैं बाद में पूछ लूँगा। पहले मैं आपके टॉपिक के ऊपर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। हुँ। अ, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास वीडियो नहीं है, हमारे पास उनकी मतलब हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा एक और बात जो है वो बड़ी एक फ़ैसिनेटिंग रुख है बात का, और वो है कि हमारे पास कम से कम उनके अफ़कार, उनकी 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 जो लिखी हुई बातें हैं, जो उनकी सोच है, हमारे पास वो है। और अगर आपने यकीनन कार्ल सेगन की किताब डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड पढ़ी होगी। उसमें नहीं, कार्ल मैंने नहीं सेगन पढ़ी हुई है। अच्छा, उसमें गालिब हाँ। भाई उसके अंदर ना कार्ल सेगन ने एक बहुत अच्छी मिसाल लिखी है। कार्ल सेगन ये कहता है कि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो मुझे बताते हैं कि उन उन लोगों का एलियंस के साथ राब्ता है। तो कार्ल हुँ। सेगन कहता है कि मैंने जो है ना वो एक लिस्ट बनाई हुई है सवालों की, और वो मैं उन लोगों को दे देता हूँ और उनको कहता हूँ कि जाकर एलियंस से ये सवाल पूछो। मसलन मैथमेटिक्स का फलाना फलाना थ्योरम की जो है वो प्रूफ दो। हुँ। और कहता है कि मुझे जो है वो मैं उन लोगों को वो सवाल देता हूँ और आज तक जो है वो जवाब नहीं आया किसी भी सवाल का। लेकिन अगर मैं एलियन से ये पूछूं कि क्या हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो हमें जो है वो हमेशा तो मुझे हमेशा जो है वो जवाब मिल जाता है इस बात का। तो बात ये है कि इखलाकियात की बात तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अ, 7वीं सदी में अरब के सहरा के अंदर बैठकर कोई ऐसी बात करना जो कि इतनी ज़बरदस्त हो कि किसी खुदा के बताए बगैर आपको खुद से जान पाना नामुमकिन हो। मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना, ये मेरे लिए पर्सनली एक 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 बहुत बड़ा सबूत है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद को वो अब हो सकता है कि वो अपने ताईं ये समझते हों कि उनके ऊपर कोई वही आती है या उनके पास जो नॉलेज का कोई सोर्स है वो कहीं ऊपर का है। लेकिन जब आप वो बातें पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, ये तो उसी वक़्त का जो है वो इल्म है। उनकी बातों को उनको नबूवत के दावे को जज करने के लिए मेरा ख़्याल है कि इंसान की जो है वो बातों को देखा जाए। लेकिन जब हम कुरान को देखते हैं तो उसके अंदर हमें वही नज़र आ रहा होता है कि अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अगर खाने पर जाओ तो जल्दी उठ जाओ, या फिर जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है कि सूरज और चाँद जो है वो आसमान में एक दूसरे के पीछे पकड़न-पकड़ाई खेल रहे हैं। सूरज से नहीं हो सकता कि वो चाँद को जा पकड़े और चाँद से नहीं हो सकता। गोया कि वही बातें जो कि उस वक़्त के लोगों को पहले से ही काफ़ी हद तक जो है वो पता थी, आपको कोई नई बात नहीं मिलती। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये वाला जो एक मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मैं जो है वो स्टैंड करता हूँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, और सूरज और चाँद के पकड़ने की बात है कि अगर सिर्फ़ दिखाई दे कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, तो वो तो पकड़ा जाता है ना। बेसिकली जो सूरज ग्रहण होता है उसमें चाँद सूरज को पकड़ ही लेता है एक हिसाब का। दूसरी बात है कि अगर वाक़ई चाँद सूरज को जाके पकड़ भी ले, मैं कहता हूँ हमारा मून उठा के जाके चाँद में फेंकें, तो मैं कहता हूँ इधर से आपको नज़र भी नहीं आएगा कि मून जो है वो चाँद में गिर गया। पता भी नहीं चलेगा किसी को भी। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली जितना मून से मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े तो सोलर फ्लेयर एक्टिविटी के दौरान जो है वो प्लाज्मा के जेट सूरज से निकलते हैं। ज़मीन उनके सामने कुछ नहीं है, तो चून चाँद तो बेचारा बिल्कुल ही बचा है ना, ठीक है? तो सूरज चाँद एग्ज़ैक्टली, को जा पकड़ेगा, मतलब ऐसा है कि ये बिल्कुल ही कोई ऐसा बंदा ऐसी बात कर सकता है जिसको ज़रा भी अंदाज़ा ना हो, और गॉड इसको एज़ अ मिरेकल कुरान में बता रहा है। मतलब कितनी बड़ी स्टूपिड बात है ये। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और जिस तरह जो है वो हमारे पास अहादीस के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि जब सूरज ग्रहण होता था, तो वो मस्जिद की तरफ जो है वो भागते थे और जाकर नमाज़ पढ़ते थे हाँ, जब तक नमाज़ सूरज ग्रहण। पढ़ते थे, डर गए थे रसूल अल्लाह सूरज ग्रहण में, बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो कुछ हदीसों के मुताबिक। ये वाली बातें एक इंसान के ऊपर साबित करने के लिए ये काफ़ी होती हैं कि जो नॉलेज का सोर्स है वो आसपास के इंसान और अपना दिमाग ही है, कुजा ये कि हुँ। वो कोई सोर्स कहीं आसमानों से जो है वो आ रहा है। मेरा ख्याल है ये बात इस बात का ना एक इनफ प्रूफ, एक इनफ एविडेंस है। हुँ। हुँ। अ, और दूसरी बात गालिब भाई, अभी जो पिछले कॉलर भी आपकी तारीफ़ कर रहे थे, वो तारीफ़ तो
ऑफ कोर्स वो बनती है। एक और बात जो है मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो पैनल है, सब्सटेंशिया निग्रा, डॉक्टर एमएचएस, ये सब जो अमित भाई, ये सब जो लोग हैं, मतलब ये हाजी हाजी साहब, ये पैनल जो है ना, वो बहुत आपने एक जबरदस्त आपने एक एक्सपर्ट पैनल आप कह लीजिए वो आपने रखा हुआ है, जो कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुख्तलिफ तरह के एस्पेक्ट्स और सब कुछ देते हैं, तो इट्स रियली अमेजिंग। तो एग्जैक्टली सारे बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, जितने लोग भी इधर मेरे पास आते हैं चैनल पे, चाहे वो हमारे पास जो है वो नॉन कन्फर्मिस्ट हैं, फिर सब्सटेंशिया निग्रा, एमएचएस हैं, डॉक्टर, और फिर इसके बाद आसिम भाई हैं, हाजी भाई हैं, डाली है, फिर और भी कुछ दोस्त शायद मैं भूल रहा हूँ। सारे के सारे ऐसे हैं जो वाकई चीज़ों को समझते हैं और जिनसे हम लोग सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि ये लोग दे ऑल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, और सभी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं ये कहूँगी जी वो किसी चीज़ का उसको पता नहीं है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड का या किसी एक चीज़ का ऐसी का एक्सपर्ट है जिसमें मैं लैक करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो मुझे कॉम्पनसेट करते हैं उन सब चीज़ों के अंदर। एग्जैक्टली और उससे जो जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशंस, कम से कम मुझे एज एन ऑडियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव्स और सारे एंगल जो है वो सुनने को मिलते हैं। सो आई रियली लाइक इट। जाते मैं गालिब भाई जाऊंगा, एक सवाल लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इजाज़त देंगे पूछने की? हाँ जी, पूछें पूछें। गालिब भाई, आपने आज से कुछ महीने पहले या मे बी 6-7 महीने पहले और काफ़ी टाइम पहले आपने एक एग्जांपल दी थी, जिसमें आप इन्फ्लेशन आपने समझाई थी एक गांव की मिसाल लेकर, और उस गांव के अंदर फॉर एग्जांपल गंदम की बोरियां हैं, तो गंदम की बोरियों की कीमत किस तरीके से ऊपर नीचे होगी, इससे आपने इन्फ्लेशन की मिसाल दी थी। क्या आप इसी तरह की एक सादा मिसाल के साथ सूद की अहमियत को समझा सकेंगे? अब सूद की अहमियत भी एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि देखें, करेंसी पहले दुनिया में जो थी वो तो क्या थी। जैसे अब हमने गंदम की मिसाल से देख लेते हैं, पुराने पंजाब में धाने जो थे वो करेंसी थी। आपके पास अगर कोई कोई भी आता है, कोई जुलाहा आता है कपड़े बेचने के लिए, यानी जो वीवर है, ठीक है, तो लोग उसे क्या देते थे? लोग दाने दे के ही उससे कपड़े लेते थे। तेल बेचने आता था तो दाने देते थे। पंजाबी में चावल को मुंजी कहते हैं, मुंजी देते थे हम। इवन के पाकिस्तान जब बन भी गया था तब भी बार्टर ट्रेड सिस्टम चल रहा था। अब एक सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी को दे रहे हैं, आप दे रहे हैं किसी को दाने, या गंदम के दाने दे रहे हैं आप उसको, तो गंदम के दाने जो हैं वो आप उसको जब दे रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि आप उसको, जब वो आपसे कर्ज मांगने आ रहा है और आप उसे गंदम के दाने दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आप बस उसको मुफ्त में दे दें, जब उसके पास होंगे तो वो आपको बराबर वापस दे दे अपनी अपनी मर्जी से, मगर रिसोर्स तो आपकी है। ठीक है, आप किसी को क्यों देंगे? ये याद रखें कि सूद जो है ना, असल में सूद बहुत बड़ी रीजन है सोसाइटी में वेल्थ की मूवमेंट की, वरना मूवमेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट की बेस पे बहुत सी चीजें चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं। एक आदमी है, अब एक चीज है छोटे से पर्सनल, इस्लाम का प्रॉब्लम यह है कि ये सूद को ना पर्सनल लेवल के अलावा इमेजिन नहीं करता, क्योंकि सूद वाला जो कारोबार है, सूद का जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट का, वो है ना पर्सनल लेवल। जी मैंने आपको 1,000 रुपया दिया, आपने मुझे 1,000 वापस कर दिया, आपसे मैंने 1,000 लिया, आप मुझे 1,000 एज ए फ्रेंड है, आप मुझसे 1,000 वापस कर देंगे मुझे। ठीक है, ऑन अ पर्सनल लेवल तो फेवर दी जा सकती है। अब एक बात है कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आप मुझे फिर भी क्या अपनी पर्सनल उस पर लोन देंगे वापस? मतलब आप मुझे पर्सनल गारंटी पर लोन दे दें और आप ये कहेंगे जी मैं 10 साल, वो इतना बड़ा लोन आपने मुझे करोड़ों का दे दिया, और करोड़ों का लोन जो है आपने ले लिया मुझसे, और मैंने आपसे ले लिया और मैं अब आपको वापस नहीं कर रहा, तो इतनी देर में आपका क्या होगा? और जब मैं वापस करता हूं, मैं वही करोड़ रुपए आपको वापस कर दूं। प्रॉब्लम यह है कि वो करोड़ रुपए से आप अपना घर भी खरीद सकते थे, आप बीमार होते तो आप कुछ कर भी सकते थे। दूसरी बात है कि दुनिया में हर चीज डी वैल्यू होती है।
इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी रीजन है या बहुत बड़ी सपोर्ट है चीजों के डीवैल्यू होने के खिलाफ। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में इस टाइम करेंसी किधर गई है? वही डॉलर जो कि आज से चंद साल पहले 150 का था, आज वो 320 पे फिर रहा है, 300 से ऊपर ऊपर फिर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एक शख्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी थी, वो 1 करोड़ की थी, करेंसी की वैल्यू कुछ भी नहीं रही, तो वो प्रॉपर्टी अभी भी 1 करोड़ की है। मगर जो 1 करोड़ उसके पास अब है, जिस वो प्रॉपर्टी बेच के खरीदेगा, जो 1 करोड़ उसे मिलेगा, उस 1 करोड़ में वो क्या खरीद सकता है? उस 1 करोड़ में वो उससे आधे गंदम के दाने खरीद सकता है आज, जितने पहले वो 1 करोड़ में खरीद सकता था। अगर फर्ज करो कि उसे 1000 टन गंदम मिलती है 1 करोड़ में, तो आज उसे सिर्फ 500 मिलेगी। अब इंटरेस्ट एक किस्म की प्रोटेक्शन इस चीज के खिलाफ प्रोवाइड करेगा, मगर ओवरऑल करेंसी के डीवैल्यू होने को वो नहीं कर सकता। करेंसी क्यों डीवैल्यू होती है? करेंसी उसी तरह डीवैल्यू होती है जिस तरह से गंदम के दाने डीवैल्यू होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक गांव में लोग 1000 टन गंदम उगा रहे हैं और खाने वाले सिर्फ 20 लोग हैं, तो 1000 टन गंदम जो गांव में पड़ी हुई है, अगर गांव वाले आपस में ट्रेड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू है? सिंपल सी बात है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर अगर वो साथ वाले गांव को बेचें जिनके पास बिल्कुल भी गंदम नहीं है और वहां पे हजारों लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली उस गंदम की बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अगर आपके पास पैसे, करेंसी, सोना चांदी भी पड़ा है, तो हो सकता है कि आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ना हो, मगर जिस शख्स के लिए उसकी कोई वैल्यू है, उसकी वो हेल्प कर सकती है। इससे बेहतर ये, और ये नहीं होगा कि वो करेंसी आपके पास ही पड़ी रहेगी। जब वो आपके पास ही पड़ी रहेगी तो वो इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। जो पैसे लोगों ने तिजोरियों में डाल के रखे हैं, वो इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आमतौर पे वेल्थ जितनी मूव करती है किसी कंट्री की, उतना ज्यादा उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है और उतने ज्यादा लोग बेहतर रहते हैं। अब एक बात है कि गंदम को आप पड़ी रहने दें गोदाम के अंदर, तो उन्हें साड़ी जाना है ना। इसी तरह पैसा भी अगर पड़ा रहता है तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो डीवैल्यू ही होता है। इन्फ्लेशन दुनिया के हर कंट्री में है, कोई दुनिया का एक भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है। डॉलर की जो आज वैल्यू है, अगर $1 1950 से ले आए और आज का $1, तो $1 जो 1950 में था, आज का डॉलर शायद $2-3 उससे ऊपर जा चुका है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1950 वाले डॉलर की वैल्यू आज इतनी हो चुकी है। तो अब एक सिंपल बात है कि इस डी वैल्यू को रोकने का तरीका क्या है। फिर अब किसी के पास अगर पड़ी है चीज, तो वो जब सर्कुलेशन में आएगी तो वो अपनी वैल्यू को एक्सरसाइज करेगी, वो अपनी वैल्यू को मेंटेन कर सकती है। तो मनी एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मनी जब सोसाइटी में इंजेक्ट होती है तो वो रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करती है। रिसोर्सेज को वो अट्रैक्ट करती है, तो रिसोर्सेज के अट्रैक्ट होने की वजह से रिसोर्सेज मॉडिफाई होके गुड्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। और वो जब गुड्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो बेसिकली असल में सोसाइटी को पैसा फायदा नहीं देता, सोसाइटी को गुड्स और प्रोडक्ट्स फायदा देते हैं। अगर देखें, अमेरिका के पास डॉलर भी बड़े हैं, उसके पास सिलिकॉन भी बहुत है, उसके पास स्टील भी है, उसके पास ग्लास भी है, उसके पास हर एक चीज है। मगर उन सब स्टील, ग्लास, कैमराज, सिलिकॉन, कॉपर, सब चीजों को मिलके एक आईफोन बनने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मोटिवेशन है लोगों को काम करने के लिए मजबूर करने का। तो काम जब लोग करेंगे तो फिर आईफोन पॉसिबल होगा। जब आईफोन बनेगा तो आईफोन क्या करेगा, जहां जहां बिकेगा वो लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और साथ साथ वो लोगों के लिए हर किस्म की अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। तो पैसे की सबसे पहली बात यह है कि पैसे की मूवमेंट विदाउट एनी प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा नाम ही प्रॉफिट का है। पैसा आपने बनाया क्यों है? करेंसी आपने क्यों छापी है? करेंसी आपने इसलिए छापी है ताकि आप चीजों की इनहेरेंट वैल्यू को एक क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या कि अगर गंदम आज आपके पास 1 किलो गंदम पड़ी है और उसकी डिमांड नहीं है तो वो सस्ती होगी, अगर उसकी डिमांड है तो वो महंगी होगी। ठीक है, तो पैसा बेसिकली किस चीज को जाहिर करता है? डिमांड को। ठीक है, और फिर बेसिकली जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में सप्लाई और डिमांड के साइकिल में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है। आई थिंक कि शायद किसी इकोनॉमिस्ट से पूछना पड़ेगा इसे सिंपली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे काफ़ी हद तक आपकी बात समझ आ गई है, और अगर मैं आपकी बात को बिल्कुल जो है वो
कम तरीन अल्फाज में समराइज़ करूँ तो 2 मेन अहम पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं कि एक तो ये मोटिवेशन है कि पैसा आपके पास माशरे में सर्कुलेशन में रहे। अगर जो है वो आप सिर्फ़ कर्ज़ हसना पर चल रहे होंगे, तो लोगों के चल ही पास नहीं क्या सकती इकोनॉमी। मोटिवेशन है? एग्ज़ैक्टली। और हुँ, दूसरी बात आपने की कि पैसे की डीवैल्यू होने के अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ी आपके पास प्रोटेक्शन एक है। प्रोटेक्शन है, और वो भी एक बिल्कुल एक वैलिड रीज़न है। जैसे आपने गाँव की मिसाल दी जिसके अंदर सिर्फ़ 10 घर हैं और 1000 टन गंदम वहाँ पे पैदा होती है। तो दैट्स अ आई थिंक ये एक काफ़ी एक क्लियर कट एग्ज़ाम्पल है। और जैसे आपने कहा कि ये इस्लाम जब सूद की बात करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो पर्सनल सूद थे उनकी बात कर रहा था। एज़ अ होल वो इकोनॉमी को वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो नेग्लेक्ट कर जाता है। तो दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस। सो थैंक यू सो मच गालिब भाई फॉर हैविंग मी। चलें ठीक है फिर, ना बाय पाकिस्तानी बाय। फिर आइएगा। ठीक है, जी। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।